एक्स्ट्रोलॉजिक एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। क्लास 9th का है ये। ठीक, तो ट्रायंगल को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझें कि ट्रायंगल की बेसिक्स चीज़ें क्या होती है। तो अगर ये समझा जाए कि ट्रायंगल शब्द, अगर ये ट्रायंगल वर्ड लिया गया है तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब ये कि जो ट्रायंगल शब्द बना है वो किससे बना है? 2 शब्दों से मिलके बना है। और वो कौन सा है? एक फर्स्ट है ट्राई और दूसरा क्या है? एंगल। तो ये जो ट्राई का मतलब हो गया वो क्या हो गया? 3 है ना, 3। और एंगल का मतलब हो गया आपका, अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको कोण कहेंगे। और 3 मतलब हो गया 3। तो मतलब ये हो गया कि 3 एंगल्स, ऐसा एक फिगर होगा जिसका 3 एंगल्स होगा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे हमने एक पेन ऐसे रखा, ये एक पेन इस तरह से, एक पेन इस तरह से और एक पेन इस तरह से, ये ऐसे। तो इसमें क्या है? ये भी एक एंगल बना, ये भी एक एंगल बना, ये भी एक एंगल बना। तो इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल में 3 एंगल तो होंगे ही होंगे, ये बात फिक्स हो रही है। अब चूंकि ये एंगल जो भी बन रहा है तो एंगल बनेगा साइड्स को 2 साइड मिलाएंगे। जैसे कि इसको मान लीजिए हटा, ये एक साइड ये है और एक दूसरी साइड है, दोनों साइड मिले तो बना एक एंगल। और ये जब तीसरी साइड आके मिल जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, तो ये एक ट्रायंगल का निर्माण करता है। तो मतलब ये हुई बात कि ये एक साइड है और एक साइड है, तो 2 साइड से हमको मिलेगा एंगल। तो इसका मतलब ये कि इसमें जिक्र हो रहा है साइड के बारे में भी बात की जा रही है। तो अगर हम साइड को देखें तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल में कितनी चीज़ें होंगी? साइड भी हमारे पास क्या होगा? 3 होगा। तो टोटल बात निकल के ये आ रही है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल होंगे। ठीक है, ये चीज़। तो अब इसकी बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है कि जब ट्रायंगल का होगा तो ट्रायंगल के बेसिस पे, तो बेसिस इसके क्या हो गए? 2 बेस बने, एक बेस बना साइड और एक बेस बना एंगल। तो इनके बेसिस पे ट्रायंगल को क्या किया गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, मतलब कि 2 बेसिक फीचर्स इसके लाए गए। एक कहा गया कि जो ट्रायंगल बेस्ड होगा वो किस पे होगा? ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। ठीक है, पहली चीज ट्रायंगल किस पे बेस्ड होगा? साइड पे बेस्ड होगा। एंगल किस पे बेस्ड होगा? एंगल पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो जब ट्रायंगल साइड्स की बेस्ड होगी तो सिर्फ हम इसमें साइड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े भी हैं, 6th में, 7th में, 8th में हमने ट्रायंगल के बारे में कई बार पढ़ा है। तो इसमें बेसिस साइड के आधार पर हमने देखा है 3 टाइप्स के ट्रायंगल। पहला जो ट्रायंगल है वो इसको बोलते हैं क्या? अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये कि एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये, 3 साइड। तो 3 साइड से हमारा ट्रायंगल बना। लेकिन चूंकि कह रहा है इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल मीन्स दैट ये कि जब तीनों साइड क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है? यानी मतलब ये कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। अगर ये हम माने कि एक हमारे पास ट्रायंगल ए बी और सी है तो ठीक है। इसकी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो मान लीजिए इस पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया गया, मान लीजिए 90 डिग्री। इस पे भी ये भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया BC पे, और इससे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो अगर देखेंगे तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं तो ये तीनों परपेंडिकुलर भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं,
सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर होंगे या फिर इनको ऑल्टीट्यूड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, ऑल्टीट्यूड। तो जो ऑल्टीट्यूड होंगे वो कैसे होंगे, वो भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BE एंड CF, ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसमें ये भी होता है कि ये इस पे जो है इन साइड्स को, यानी कि अगर ये ऑल्टीट्यूड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है, तो इन दोनों साइड्स को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है, ठीक है। तो चूंकि हमने उसका डेफिनेशन वगैरह सारा पढ़ लिया था, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके नेचर के बारे में जानेंगे। जब तक जानेंगे नहीं तब तक क्यों, क्योंकि हम ट्रायंगल में जो आगे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी में हमको बहुत अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए कि साइड्स का क्या 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 हमारा साइड्स का क्या कमाल है और एंगल का क्या कमाल है, यानी कैसे कैसे वो हो रहे हैं, चेंज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड का ये हो गया आपके पास। अब इसमें भी देखेंगे तो यानी जैसे ये इक्वल हो वैसे ये भी इक्वल हो जाएंगे और ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं कि AF इज इक्वल टू BF, इधर से और इधर से, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू DC, और इसको भी हम लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू CE। ये देखेंगे तो ध्यान से कि ये मान लीजिए इसका आधा है, तो ये इसके इक्वल ये हो जाएगा इसके, यानी कि सब ये जो पार्ट वाइज भी जो है ये भी क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। चूँकि ऑल्टीट्यूड इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, हर एक साइड को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम इससे एक ये भी रिलेशन लिख सकते हैं कि ये BD की जो वैल्यू है, BD की ये वाली BD, ये BD जो है वो BD जो है वो किसका, BC का हाफ है, तो हाफ ऑफ BC लिख सकते हैं, ठीक है। और चूंकि BD DC के इक्वल है, तो इसका मतलब कि DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी हैं जो स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी हैं, जिसको हमको याद रखना है, हमको इसको जानना है। सेकेंड टाइप वाला, तो सेकेंड टाइप में इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो सेकेंड टाइप का क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें नाम लिखा हुआ आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस का मतलब कि जिसमें दो साइड इक्वल है, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। और ये दोनों साइड जैसे हैं तो वो एक ही बेस पे हो, ये भी आप समझिए। ऐसे मान लीजिए ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है, तो अब ये सी बात है कि एक बेस ऐसा होगा जो अलग होगा और इसी बेस से ये दोनों होंगे, है ना। इस बेस से इससे, या फिर यूँ कह लीजिए कि इस एंगल से ये, मतलब इस एंगल से ये वाली साइड बनी होगी, ये वाली साइड बनी होगी, ठीक है। तो जब यानी कि टू साइड्स इक्वल हैं तो इसको आइसोसेलेस बोलेंगे। तो कहेंगे AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। हमारे पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आगे इसका यूज भी है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो एंगल B है वो एंगल C के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। बात ये समझ में आ रही है। अब जैसा कि ऑल्टीट्यूड के बारे में देखे थे, तो अगर इसमें भी हम ऑल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये BC जो है ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये D ले लिया जाए एक पॉइंट, तो BD और DC ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल, BD एंड DC। तो BD इज इक्वल टू DC कब का केस है, जब ऑल्टीट्यूड का केस है तब, ठीक है। जब ऑल्टीट्यूड हम लेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। बात ये क्लियर हो रही है। इसमें ये बात ज़रूर समझनी है कि अगर हम इसका ये वाला ऑल्टीट्यूड और इस पे ये ऑल्टीट्यूड लगाएंगे, तो जैसे इसमें हमने कहा कि तीनों ये ऑल्टीट्यूड इक्वल होंगे, लेकिन इसके में ऐसा नहीं होगा, है ना। इसमें कौन से ऑल्टीट्यूड इक्वल होंगे, ये वाले, यानी मतलब कि जो C वर्टेक्स से
सी वर्टेक्स से जो ए बी वाले पे परपेंडिकुलर यानी बराबर साइड वाले पे जो लंब पड़ेंगे, शीर्ष लंब, इसको ऑल्टीट्यूड को बोलते हैं शीर्ष लंब, तो जो ये इस पे पड़ेगा वही हमारा क्या होगा, वही इक्वल होंगे। तो यानी अगर हम ये कहें कि ये हमारा ई है और ये एफ है, तो मतलब ये है कि बी ई एंड सी एफ जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन ये बी ई जो है वो ए डी के इक्वल नहीं होगा और सी एफ जो है वो भी ए डी के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? एक और चीज़ इसमें आती है एंगल, ये वाली, ठीक है। तो जब दोनों साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इक्वल है, तो जब दोनों साइड इक्वल है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों साइड को, ये दोनों साइड से बना जो एंगल होगा अगर उससे ऑल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं इस पे BC वाले सामने वाले साइड पे, अपोजिट वाले साइड पे, तो इन एंगल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए अगर इसको हम एंगल 1 कहें और इसको एंगल 2 कहें, तो एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए और एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, चूँकि दोनों बराबर में वो हुआ है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों ही इक्वल होगा, ठीक है। जो केस इसमें है वही केस एंगल के रिस्पेक्ट में इसमें भी होगा। अगर हम इसको कहते हैं कि ये हमारा ये 1 है और ये 2 है, तो इसमें भी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। और इसमें सब यहाँ पे भी अगर ये 3 और 4 इसको कह लें, तो यहाँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और यहाँ अगर 5 और 6 कर लेते हैं तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और ये सब के सब अगर देखा जाए तो ये सब के सब चूँकि इक्वल एंगल होने के हिसाब से, जैसे इक्वल साइड है तो ये एंगल इक्वल होंगे, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल के जो सभी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मान लीजिए हम कहें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, जो बात छूट गई थी वो बात यहाँ पे कंप्लीट की जाए। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। लेकिन तीनों इक्वल हैं, तो जब इक्वल हैं तो अब ऐसा नंबर लीजिए कि इक्वल नंबर 3 बार रखने पे 180 हो जाए, तो 60, क्या ना। तो ये सभी बच्चे जानते हैं 60, तो यानी इसका मतलब ये है कि इसका हर एक एंगल किस में हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये व्यवहारिक रूप में कह सकते हैं, नहीं तो इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो सभी को ये 3x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180/3 और x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और अगर हम एक को x सपोज कर लेते हैं तो, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? अब चूंकि ये जो 1 2 है, 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये सब आधे आधे हैं, तो इसके हिसाब से ये पूरा देखा जाए तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये दो चीज़ यहाँ पे हम समझ गए। तो इसमें हमने साइड्स भी देख लिया, एंगल भी देख लिया, ऑल्टीट्यूड में भी हमने देखा, ऑल्टीट्यूड ने इन दो को डिवाइड भी किया और ये दोनों की वैल्यू भी इक्वल आई और ये दोनों एंगल ए के हाफ हाफ होंगे, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट, ये जो चीज़ है ना, इसका यूज होने वाला है उसमें, इसी वजह से हम इसको बता रहे हैं। जो हम आगे पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, तो उसमें इन सब कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर अब बात यहाँ पे करें कि हम ये कहें कि इनका क्या होगा, तो इसमें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, लेकिन ये एंगल जो है ऐसा नहीं है कि इन दोनों एंगल को वो क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हो भी सकता है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें ऐसा पॉसिबल हो, इसी वजह से मैंने इन दोनों के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो जो इक्वल साइड है उससे बना जो एंगल होगा उसी को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। चूँकि ये वाला इक्वल साइड है, मतलब ये एक साइड है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा नहीं होगा, ठीक।
तो ये नॉन इक्वल साइड वाले के साथ अगर एंगल होगा तो वो दोनों नहीं होगा, इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा नहीं। ठीक है, हमारा थर्ड वाला क्या बन रहा है, थर्ड बच रहा है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या हो ये बात कि इसमें तीनों साइड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, ए बी सी। तो सबका अलग अलग वैल्यू होगा। मतलब मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, तो तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टी हमको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, पीछे हमने ये पढ़ा कि बेस के आधार पे, ठीक है, यानी कि भुजाओं के आधार पे हमने ट्रायंगल को तीन पार्ट में देखा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको अगर हिंदी में इसको देखें, थोड़ा जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो इसको कहते हैं समभुज। तीन नामों से इसको जाना जाता है, समभुज त्रिभुज, पहला नाम। ठीक है, इसको त्रिसम कोण, सॉरी त्रिसम कोण, त्रिसमान कोण। ठीक है, त्रिसमान कोण, समझ में आ रही है बात। और इसको समभुज, और एक तीसरा जो नाम होता है उसको बोलते हैं समबाहु। सम का मतलब हो गया समान, बाहु का मतलब हो गया, तो समबाहु त्रिभुज। तीन नामों से इसको जाना जाता है, वो चीज़ है। आइसोसेल्स को कहते हैं, चूंकि दो साइड इक्वल है तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और स्केलेन ट्रायंगल में जब भाई कोई बराबर नहीं है तो इसको विषम बाहु बोलते हैं। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी बाहु मतलब भुजाएं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो मतलब हमने बेस के आधार पे हमने पढ़ लिया कि बेस पे जो बेस्ड होगा वो कितने ट्रायंगल, तीन टाइप के होंगे। उसी तरह से एंगल के बेस पे भी क्या है, एंगल के बेस पे भी हमारे पास कितने हैं, थ्री टाइप्स के ट्रायंगल हैं। तो इसका भी यूज बहुत अच्छे से ही होगा। ठीक है, तो उसमें जो पहला होता है उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, जब भी इसमें ट्रायंगल की बात करेंगे तो एंगल जरूर आएगा। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है, हमने पढ़ा है एंगल वाले चैप्टर में, कि जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि वो एक थीटा हो या फिर एक्स हो, कुछ भी नाम ले लेते हैं। तो ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा तो हम उसको कह सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो 1 to 89, 1 to 89 जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। तो अब कोई सा भी ट्रायंगल अगर हो, मतलब कोई सा भी कह रहे हैं कि कोई एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं तो उसमें हमको सभी एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल दिखने चाहिए। ठीक है, तो तीन एंगल है यानी थ्री एंगल्स है, तो तीनों एंगल में इसको क्या है, एक्यूट एंगल होना चाहिए, तभी जाके ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया 65, ठीक है, और ये मान लीजिए हो गया 55, और ये हो गया आपका 60। ठीक है, तो तीनों हमारे क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ए बी एंड सी। समझ में आ गई बात आपको, क्लियर है ये चीज़, है ना। अब चूंकि इसमें एंगल है तो एंगल की हम बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में क्या कहा गया, आप जब सभी एंगल एक्यूट हैं तो एक्यूट कह दिया गया। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है,
तीनों भुजाएं न्यून कोण होती हैं, जो 90 से कम होती है उनको न्यून कोण कहा जाता है। अब दूसरी अगर बात कही जाए तो ये कहा जाएगा कि एक एंगल, यानी ट्रायंगल होगा अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री अगर हो जाता है, यानी इसी को हम बनाएं और ऐसा रख दें कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो इस तरह का जब भी कोई ट्रायंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ही स्पेसिफिक है और मतलब बहुत ज़्यादा वो है, यूज़फुल है। इसके लिए पूरा चैप्टर ही है क्लास 10th में, हम उसको पढ़ेंगे, सिमिलरिटी के थ्रू पढ़ा जाता है और इसके बारे में बहुत स्पेशल बातें जो हैं हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक कोई एंगल जो होगा वो आपका राइट एंगल होगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री या फिर इसको राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, थर्ड उसी तरह से देखा जाए तो थर्ड की बात करेंगे तो इसमें होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जैसे यहाँ का है कि एक एंगल जो है वो क्या है आपका ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री है, तो वैसे ऑब्ट्यूज में भी एक एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। तो एक एंगल ऑब्ट्यूज का मतलब ये ऐसे, ऑब्ट्यूज आपको मालूम ही है कि क्या होता है, 90 से बड़ा होगा, है ना, और किससे छोटा होगा, 180 से, हाँ बिल्कुल सही, 180 से जो होगा वो छोटा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 91 से 179 तक के जितने भी एंगल आएंगे उन सभी एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया ऑब्ट्यूज, मान लीजिए कि ये 135 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसमें ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा में आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आप एक्स्ट्रा लॉजिक एकेडमिक क्लासेस चैनल पे हैं, तो एक्स्ट्रा बात ये है कि अगर इसकी हाइट जैसे कभी कभी पूछी जाती है कि इस ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, तो इसकी हाइट पूछी जाए, किसी भी ट्रायंगल की हाइट पूछी जाए, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो हम इससे लेते हैं, ये हमारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये हो जाती है इसकी हाइट। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट ये, और ये आपका बेस। अगर मान लीजिए इसको हम इधर से देखेंगे तो ये हमारी बन जाएगी हाइट और ये बन जाएगा हमारा बेस। ठीक है, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए हमको इसका एरिया निकालना होगा, तो बेस हम बी और सी से ही लेंगे, ना कि हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, लेकिन हाइट के लिए हम यही लेंगे, फिर उसके बाद से एरिया निकाल देते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये चीज़ हमको और अच्छे से कब समझ में आएगी, जब हम क्लास 10th का ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ेंगे और वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जब सॉल्व कर पाइथागोरस थ्योरम नहीं, वो थेल्स थ्योरम जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें इसी चीज़ का यूज किया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। तो ये ट्रायंगल के बारे में कुछ आपको छोटा सा इंस्ट्रक्शन था, लेकिन जो हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है वो मेन चैप्टर किससे शुरू होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से शुरू होगा। ठीक है, तो हमारा एक शब्द आता है इसमें जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो कौन सा शब्द बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। ठीक, तो एक शब्द आया है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले हम कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझें। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स में जितनी टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं वो सभी ग्रीक लैंग्वेज होते हैं। जैसे ट्रायंगल शब्द है, तो ट्रायंगल भी एक क्या है, ग्रीक लैंग्वेज है। तो ग्रीक लैंग्वेज है तो ये भी एक तरीके का ग्रीक लैंग्वेज है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे, हूबहू। समझ में आ रही है बात, यानी कि अगर ये पेन है और इस पेन को हम दूसरे पेन से अगर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक, दूसरे पेन से कंपेयर कर रहे हैं
मान लीजिए कि हमने ये पेन लिया, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं और ये बिल्कुल हाइट में, गोलाई में, हर चीज़ में बिल्कुल सेम हो, ठीक है ना, यानी कि शेप भी उसका वही होना चाहिए और साइज भी उसका वही होना चाहिए, तो हम फिर क्या बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें थोड़ी सी हाइट इसकी अलग अलग है ना। हाँ, अब जैसे ये पेन हो गया, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये पेन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो देखिए हाइट में भी बिल्कुल, हाइट में भी वैसे, शेप में भी वैसे, कलर भी वैसा है, हालांकि इसमें कलर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेप और साइज बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस पेन को कहेंगे कि ये पेन जो है, अगर ये पेन ए है और ये पेन बी है, तो ए बी का कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक है, दिखने में भी एक जैसे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए इसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो ए बी का अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बी ए का भी कॉन्ग्रुएंट होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात ये? तो शेप और साइज है ना, तो वही चीज़ है। तो अगर हम बात करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांग सम, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, सर्वांग सम। सर्वांग सम, सर्वांग सम यानी दो शब्द से मिला, सर्व दो नहीं तीन, अंग सम, तीन शब्द से मिलकर बना है सर्व अंग सम, यानी कि सभी उसके अंग क्या हैं, समान है, ठीक है। तो उसे बोलेंगे सर्वांग सम। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ये सर्वांग सम कोई से भी हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे कॉन्ग्रुएंट, अगर हम पूरे अपने नेचर में देखें तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्ग्रुएंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे दो जुड़वा भाई हो गए, जैसे हम लोग हैं, है ना, तो दोनों तो हम लोग एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक जैसा है, नैन नक्श वगैरह सब कुछ एक जैसे हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर इन केस दो ऐसी चीज़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक चूड़ी लिया और एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी हम रख देते हैं, तो ये इसी के अंदर छिप जाएगी, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो उसके कॉन्ग्रुएंट। तो इससे एक ये भी बात हमको मालूम चल रही है कि कॉन्ग्रुएंट का एक ये भी सिद्धांत है कि अगर जब दो वस्तु कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी वस्तु कॉन्ग्रुएंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है, तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ, ठीक है, ये हाथ है और ये तो लेफ्ट और राइट अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये इस पे ये कनेक्ट हुआ, इस पे ये कनेक्ट हुआ, इस पे ये कनेक्ट हुआ, इस पे ये और इस पे ये, तो ये एक हैंड दूसरा हैंड का क्या है, अपने ही, हाँ दोनों कॉन्ग्रुएंट है अपने ही हाथ के। लेकिन मान लीजिए अभी ये मेरा हाथ हो, एक छोटे बच्चे का हाथ हो, तो जब आएगा तो इसकी छोटी छोटी उंगलियां, छोटे अंगूठे, छोटी उंगली छोटी छोटी, तो वो दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन साइज में इक्वल नहीं है, इस वजह से वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहे जाएंगे। और हमारे जो दोनों हाथ हैं देखने में भी उसी जैसे हैं, और जब इसको इस पर रखा जा रहा है तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे को ऐसे अगर देखिए तो एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, एक के नीचे एकदम बिल्कुल छिप जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों हाथ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कब होगा, जब ये इसको एकदम से ढक ले। तो मतलब अगर कोई सर्कल है और उसको कॉन्ग्रुएंट होना है तो इन दोनों का रेडियस इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, इसको ढक लेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर एक स्क्वायर है तो वो भी एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है। दोनों साइड मान लीजिए इसका भी ए है और इसका भी ए है, तो इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ढक लेगा। इसी तरह से एक रेक्टेंगुलर एरिया है, उसको भी अगर आप मतलब रेक्टेंगुलर एक शीट है उसको भी देखेंगे तो जितनी लेंथ का ये है उतनी ही लेंथ का ये भी, जितनी ही ब्रेथ का ये उतनी ही ब्रेथ का ये, तो इसके ऊपर जैसे ही रखेंगे हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सीडी डिस्क है, सीडी एक सीडी दूसरे सीडी के ऊपर रख दीजिए, मालूम ही नहीं चलेगा जब तक टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो उनके रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो ये कुछ सर्वांग सम के हैं, हमने बहुत ऐसे उसमें हम देखते हैं
कि हमारे पास जो है कॉन्ग्रुएंसी शब्द का जो इस्तेमाल होता है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ही तरह की कई सारी गुड़ियाँ बना दी गई, एक ही तरह देखने में भी सेम हाइट के भी, तो वो भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये बात कॉन्ग्रुएंस की थी, अब हमको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दो ऐसे ट्रायंगल लिए जाएंगे, ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होती है, त्रिभुज, ये दो ऐसे ट्रायंगल लिए जाए और इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए। एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DEF है, और एक को आप समझिए कि D को उठा के A पे रखे, तो D आया A पे और ये आया ये इस पे और ये F आएगा C पे। और जैसे इसको उठा के इस पे रखे, अगर ये इनको पूरी तरीके से ढक लेता है, पूरी तरीके से, तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रही है बात? तो मतलब ये यानी पूरे कॉन्सेप्ट्स के बाद अगर इस चीज़ को हम समझें तो हमको ये बात समझ में आती है कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि शेप और साइज, ठीक है, शेप एंड साइज दोनों ही इक्वल होने चाहिए। शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल। दो ट्रायंगल की बात करें तो इसमें शेप और साइज दोनों ही इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल से तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए क्या ऐसा ट्रायंगल हो, अभी देखिए मान लीजिए इक्विलेटरल था तो ठीक है भाई, हो गया। इक्विलेटरल में किधर से भी घुमा के आप किसी को भी सेट कर सकते हैं, वो हो जाएगा क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक इस तरह का ऐसे और एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको मान लीजिए उठा के हम ऐसे रखें, अगर मान लीजिए हम चाहें A को C पे और इसको इस पे भिड़ा दें, तो हम क्या करें, इसको ऐसे ले जाके ये C वाला इस पे और A वाला इस पे अगर ऐसे पलट के रखेंगे तो क्या हमारा इसके साथ सेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वाली जो साइड है, ये वाली साइड इस वाली साइड से डिफरेंट है। देखने से लग रहा है, हालांकि इसमें बनाया गया, अगर हम ये मान लें कि डिफरेंट है तो इसका मतलब कि नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल होगा तभी इस पे जाके सेट होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा तब जाके इस पे सेट होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ऊपर होगा तब जाके सेट होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात ये? तो ये चीज़ तब जाके इस पे ऐसे रखेंगे और ये इसको पूरी तरीके से ढक लेगा। तो मतलब ये अगर इससे हम देखें तो इससे ये भी बात हमको निकल के सामने आ रही है कि अगर हमको कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल देखना है तो हमको दो चीज़ों का बहुत ध्यान देना होगा, एक साइड और दूसरा एंगल, साइड और प्लस एंगल, ठीक है। दोनों चीज़ों के बारे में हमको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना होगा, ठीक है। और हम पूरी कॉन्ग्रुएंसी साइड और एंगल पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो बात आती है कि भाई एंगल और साइड पे पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या ऐसा होगा जिससे कि हम निकाल पाएंगे, या फिर कैसे है, तो कितनी टाइप की कैटेगरी बनाएंगे वो चीज़। तो पूरी कैटेगरी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें टाइप समझ लेंगे और एक एक टाइप जो है हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में फ़िलहाल बस सिर्फ इतना ही रहेगा कि सिर्फ हम टाइप्स जानेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में जो हम उसका पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम देखें तो एंगल और साइड्स को तो किसी एक ट्रायंगल में देखा जाए तो 3 एंगल, किसी एक ट्रायंगल में देखा जाए तो 3 एंगल और 3 साइड, दो आपको चीज़ें मिलती हैं, दो एस्पेक्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। यानी 3 एंगल एंड 3 साइड। तो कुल मिला के हमारे पास 6 कंपोनेंट बचते हैं, 6 कंपोनेंट है। और कॉन्ग्रुएंसी ये कहती है कि बस भैया हमको 3 से ही मतलब है, कोई भी 3 हमको इक्वल दिखा दो,
हम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हम मान जाएंगे। हमको 6 से मतलब नहीं है, लेकिन हमको कोई 3 दिखा दो। हमारे एक दूसरा ये एक ट्रायंगल, ये एक दूसरा ट्रायंगल, भाई इसमें से दोनों में से कोई 3 ही दिखाओ। है तो 6 भाई, 3 ये साइड वाले भाई और 3 एंगल वाले भाई। अब ये कहते हैं, ये सब मिलके ये कहते हैं कि हम जो 6 भाई हैं उसमें से 3 ही भाई कोई भी हो जाएगा तो हम कॉन्ग्रुएंट वाले प्रॉपर्टी को क्या कर लेंगे, समझ जाएंगे, नहीं कॉन्ग्रुएंट हम होने के लिए तैयार हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा गया तो पेयर बनाया गया कि कितने कितने के पेयर हो सकते हैं। तो पहले तो ये हुआ कि भाई तीनों साइड का पेयर बनाया गया। तो साइड का पेयर बनाया गया तो एस एस और एस, यानी ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। तो इसलिए इसको एस एस कैटेगरी के नाम से इसको दे दिया गया। और ये कहा गया कि ये साइड साइड होंगे, साइड साइड साइड। हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा भुजा भुजा। ठीक है, भुजा भुजा शर्त पे जो है हम क्या कर सकते हैं, सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। 3 ही चीज़ लेनी है बस। ठीक है, दूसरी जब बात आई तो ये हुआ कि भाई ठीक है, 3 तो पहले साइड ले लिए, अब ऐसा है एक साइड को गायब कर देते हैं, एक एंगल हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि ठीक है भाई, साइड ले लीजिए, एंगल ले लीजिए, फिर साइड ले लीजिए। तो साइड एंगल साइड, या फिर भुजा कोण भुजा कैटेगरी, या फिर प्रतिबंध आप कह सकते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी। तीसरी वाली कैटेगरी में ये कहा गया कि ठीक है भाई, एक साइड गायब किए, 2 साइड गायब कर दीजिए। तो जब 2 साइड गायब करेंगे तो एक और एंगल आ जाएगा। एक साइड गायब हुआ तो एक एंगल है। अगर ये दूसरी वाली, ये वाली साइड गायब कर दें, चाहे इधर वाली कोई से भी गायब कर दें, तो एंगल आ जाएगा। तो 2 एंगल और एक साइड होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोण कोण और भुजा। ठीक है, तो ये एक हमारे पास कैटेगरी। ठीक है, तो किसी उसी में हम जानते हैं सभी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो एक खुराफाती बच्चा था, वो कारण सब कुछ ले लिए, 3 एंगल भूल गए, तीनों एंगल भी हो जाएगा। तो उसके हिसाब से देखा गया कि अगर एंगल 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 की बात की जाए तो इस पे सोचा गया, बहुत सोचा गया, प्रैक्टिकल लिया गया। लेकिन बाद में ये मालूम चला कि अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। एक छोटा सा हम ट्रायंगल ले लेते हैं, वो भी 60, ये भी 60, ये भी 60, इसको ले जाके यहाँ फिट कर दें, तो ये क्या कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा। एंगल तो इक्वल हुए लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। इस वजह से जो हमारी चौथी कैटेगरी एंगल एंगल वाली थी उसको फेल कर दिया गया और बच्चे को शांत करके बैठा दिया गया, कहा बैठो, तुम्हारा चिल्लाना सही नहीं है तो तुम चुप रहो। तो उसकी बात को हटा दी गई। मतलब ये वाली चीज़ जो है इसमें नहीं होती है। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप की कैटेगरी होती है। मेरे हिसाब से वो केस एक तरह का केस है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंट टाइप की कैटेगरी जिसको हम चौथी कैटेगरी मान सकते हैं, 4th कैटेगरी, इसको कहा जाता है RHS। R फॉर राइट एंगल, ठीक है, H फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है, और S फॉर साइड, यानी कि समकोण और कर्ण और भुजा, ये एक कैटेगरी बनाई गई। और ये बताया गया कि ये जो कैटेगरी है वो मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल के कैटेगरी में आएगी, यानी कि समकोण त्रिभुज की कैटेगरी में ये ज़्यादातर फॉलो होगी। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जो राइट एंगल है वो क्या है? वो एक एंगल ही तो है, कोण ही तो है। और जो ये हाइपोटेनियस है ये साइड ही तो है, और ये तो साइड एक है ही। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये दरअसल दूसरे का, यानी जो दूसरे नंबर की कैटेगरी है भुजा कोण भुजा, उसी का ये समझिए भाई है।
तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि इसी का ये कन्वर्जन रूप है, बदला हुआ रूप है, ठीक है। लेकिन हम कैटेगरी पढ़ते हैं तो कैटेगरी हम इसको पढ़ लेंगे, चूँकि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल एक बड़ा स्पेसिफिक ट्रायंगल है, इस वजह से हमने उसको अलग से ही जगह दे दिया है। इसी वजह से यूक्लिड की ज्योमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को एक अलग से जगह दी गई, तो इसलिए ये हुआ कि भाई इनके लिए एक अलग से कैटेगरी हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम बाद में समझेंगे कि ये क्यों इनको अलग किया गया, ये चीज़, ठीक है। तो फिर अगले वाले वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा इन सब के बारे में, डिटेल से हम इसको पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।